नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है बिब्लियोफाइल डिजिटल सेंटर पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं। फिर से एक नया मॉक टेस्ट लेके आए हैं आरआरबी का, जो हाल ही में टेस्ट हुआ है और उनको अप्रोचेस क्या होंगी वो देखते हैं। और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सिट्र पत्तों पर पीले धब्बे किसकी कमी कारण पड़ जाते हैं। देखो, हमेशा आपने पेड़ पौधों को जब देखा होगा तो हरे पत्ते मिलते हैं और हरे पीले हो जाते हैं। इसमें क्या दिया गया है, पीले धब्बे हो जाते हैं हरे पौधों पर। हरे पत्तियां जो है, मैं हरी पत्तियों की बात करता हूँ, हरी पत्तियों पर पीले धब्बे पड़ जाते हैं। पीले धब्बे वो किसके कारण होते हैं, तो वो मैग्नीशियम की कमी के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं, मैग्नीशियम की कमी के कारण ऐसा बच्चों होता है। दोस्तों ये याद रखिएगा, किसकी कमी से होता है, ये मैग्नीशियम की कमी से ये होता है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि आप एक ऐसे फॉन्ट का प्रयोग करते हैं जो एक ब्राउजर एक सहायता प्राप्त नहीं होता, वो मूल पाठ है, वो किस चीज़ से संबंधित होता है, ये हमसे पूछा गया। जैसे कि मैं आपसे बात करूं, क्योंकि ये देखो, आप जब कंप्यूटर वाले क्वेश्चन हम करते हैं ना, तो हिंदी कभी कभी क्या वो समझ नहीं पाते हैं। अब इंग्लिश को पढ़ने का ट्राई करते हैं। इफ़ यू यूज ए फॉन्ट दैट्स नॉट सपोर्टेड बाई ए ब्राउजर देन द टेक्स्ट, तो ये क्या होता है, देखते हैं एक एक करके। विल बी डिस्प्लेड यूजिंग एरियल, नहीं। विल बी डिस्प्लेड विद द पार्टिकुलर बैकग्राउंड, नहीं। विल बी डिस्प्लेड इन द डिफॉल्ट फॉन्ट में, वो डिफॉल्ट फॉन्ट जो आता है उसमें ये शो होता है, यानी कि इसका सी आंसर हो जाएगा डिफॉल्ट फॉन्ट में प्रदर्शित होता है। आपको मैं एक क्वेश्चन के साथ यहाँ से छोड़ता हूँ कि कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है। कंप्यूटर के जनक, मैं हमेशा इसको बताता रहा हूँ और बहुत ही ज़्यादा कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो इनके जनक के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कंप्यूटर के जनक किन्हें कहा जाता है, इनका नेम आपको बताना है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखनी है आपको यहाँ से, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। भारत में सबसे बड़ी सार्वजनिक के क्षेत्र का उपक्रम है। सार्वजनिक क्षेत्र का जो उपक्रम है HMT, वेल, ITI और इंडियन रेलवे। हमारे जो सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा जो उपक्रम है, सबसे बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है इंडियन रेलवे। भारतीय में ये अलग अलग तरीके से फैला हुआ है, भारत में अलग अलग तरीके से ये फैला हुआ है इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे के बारे में और आपको मैं बताता हूँ, ये 853 में पहली बार रेलवे चलाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर। लॉर्ड डलहौजी के समय पर पहली बार ट्रेन चलाई जाती है मुंबई के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी मैं आपको यहाँ से 2-3 क्वेश्चन और बताता हूँ जो एग्जाम में बहुत बार रिवाइज होते हैं बच्चों, कि सबसे बड़ा जो सार्वजनिक क्षेत्र है वो रेलवे 1853 में ये प्रारंभ होता है और इसे नेशनलाइजेशन, यानी कि रेलवे को जो नेशनलाइजेशन किया जाता है, राष्ट्रीयकरण किया जाता है, रेलवे को राष्ट्रीयकृत जो किया जाता है वो कब किया जाता है, राष्ट्रीयकृत या नेशनलाइजेशन ये किया जाता है बच्चों 1951 में। कब किया जाता है बच्चों, 1951 में पहली बार रेलवे को नेशनलाइजेशन किया गया था, यानी कि राष्ट्रीयकृत से किया गया था। अब एक और चीज़ पूछी जाती है यहाँ से कि लॉन्गेस्ट टनल कौन सी है, और रेलवे लॉन्गेस्ट टनल कौन सी है, तो पीर पंजाल टनल है। कौन सी टनल है बच्चों, पीर पंजाल जो टनल है वो भारत की सबसे लॉन्गेस्ट टनल है, रेलवे टनल, लॉन्गेस्ट रेलवे टनल। और अब आपको एक और करंट का क्वेश्चन यहां से बताना है कि हाल ही में रेलवे मिनिस्टर कौन है, रेलवे मिनिस्टर अभी कौन है बच्चों, ये बात आपको यहां से बतानी है, ठीक है। तो ये करंट का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। हरी खाद प्राप्त की जा सकती है। हरी खाद किसके माध्यमों से प्राप्त की जा सकती है। देखो, हरी खाद प्राप्त करने का एक सीधा सा मैं बताता हूँ। हम लोग किसान लोग फैमिली से जब बिलोंग करते हैं, किसान फैमिली से जो लोग बिलोंग करते हैं वो ज़्यादातर वो समझते हैं, ठीक है। फार्मर फैमिली से जब बिलोंग करते हैं, खेतों में ना अनावश्यक पौधे, हरे पौधे उगाते हैं। क्या होता है, अनावश्यक पौधे उगाते हैं बच्चों, अनावश्यक पौधे उगाते हैं। अनावश्यक जो पौधे उगाते हैं तो उनको क्या करते हैं हम, हल्के माध्यम से क्या करते हैं, उस खेत में ही उनको कटवा देते हैं। वो एक तरीके से क्या काम करता है, हरी खाद का उपयोग वो काम करता है। वो किसका काम कर रहे होते हैं बच्चों, हरी खाद का काम कर रहे होते हैं। इसे समझते हैं डीकम्पोजिंग ग्रीन लेग्यूम प्लांट्स। क्या होता है, हरित सिम्म पादपों को अपघटन करना। जो उस खेत में हरे पौधे जो थे, खेतीबाड़ी करते समय जो खेत में अनावश्यक जो हरे पौधे थे, अनावश्यक हरे जो पौधे थे उन पर हमने हल चलवा दिया, उसी को हम क्या बोलते हैं, हरी खाद बोलते हैं। तो किसके माध्यम से, मतलब हरित सिम्म पादपों के अपघटन से होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से डी आंसर हो जाएगा। भावर क्या है बच्चों, यहाँ से हमसे पूछा गया है कि भावर क्या है।
भावर और तराई आपने ये सुने होंगे, तो मैं भावर के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ यहाँ से। भावर, भावर जो बनता है बच्चों हिमनदों में मिलता है, नदियों के तलहटी में मिलता है, नदियों में मिलता है, नदियों की तलहटी में मिलता है, ठीक है, तलहटी से बॉटम में मिलता है। ये नदियों के बॉटम में मिलने के साथ साथ इसमें कंकड़ पत्थर होते हैं बच्चों। ये कैसा होता है? कंकड़ पत्थर होते हैं, और कंकड़ पत्थर यहाँ भावर होते हैं। ये कैसा मिलेगा फिर? अनउपजाऊ मिलेगा। ये कैसा में होगा बच्चों? कंकड़ पत्थरों में हम लोग खेतीबाड़ी कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो ये कैसा होता है बच्चों? अनउपजाऊ होता है। जो भावर जो क्षेत्र होता है नदियाँ बनाती हैं, नदियाँ बनाने के साथ साथ इसमें और एक घटना घटित होती है, नदी के तलहटी में होता है। तलहटी में क्या होता है? कंकड़ पत्थर होते हैं, और कंकड़ पत्थर होने के कारण अनउपजाऊ होता है। ये बात ध्यान रखना। एक होता है खादर और बांगर भी होते हैं। खादर बांगर को भी समझते हैं। आइए, खादर क्या होता है और बांगर क्या होता है? खादर क्या होता है और बच्चों बांगर क्या होता है? अब समझने का प्रयास करो यहां से कि खादर एक नई मिट्टी होती है, एक नई मिट्टी होती है। नई मिट्टी कौन लाता है? नदियां ही लेके आती हैं। न्यू सॉइल होती है ये, ठीक है ना। अब ये न्यू सॉइल जब ओल्ड हो जाएगी ना, ओल्ड सॉइल में बदल जाएगी, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं। इसी को क्या बोल देते हैं बच्चों? बांगर बोलते हैं। ये नई मिट्टी जो होती है, खादर जो उपजाऊ होता है, अधिक उपजाऊ होता है। ये क्या होता है बच्चों? अधिक उपजाऊ होता है, अधिक उपजाऊ होता है। क्या होता है बच्चों? अधिक उपजाऊ होता है। इसके कंपैरिजन में ये कम उपजाऊ जमीन होती है, कम उपजाऊ होता है। अब आप समझने का प्रयास करें कि सही हमारे खेतीबाड़ी के लिए, किसानों के लिए कौन सा रहता है? खादर रहता है। ये बात आप समझ लीजिए यहाँ से। किसानों के लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो क्या होता है बच्चों? खादर होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है। बांगर कैसी मिट्टी होती है? पुरानी मिट्टी होती है, ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। नदियों के निक्षेप के द्वारा रिवर्स डिपॉजिट जो होती है भावर का निर्माण करती हैं, ठीक है। व्हाट इज द प्रोडोमिनेंट टाइप ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर? भारत की कृषि के प्रमुख प्रकार क्या है? भारत में जो कृषि की जाती है, मैंने बहुत बार क्लासों में ये चीज़ बता रखी है, भारत में का जो किसान है, जो खेती करता है, वही खेती होती है कि मेरा इतनी इस वर्ष इनकम हो जाए कि कितनी हो जाए कि मेरे बेटे या बेटी की शादी हो जाए, मैं इतनी इनकम जनरेट कर पाऊँ कि इस महीने का, इस साल का मेरे से गुजारा हो जाए। वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्लानिंग नहीं करता है, नेक्स्ट ईयर के लिए ज़्यादा नहीं सोचता है। ये जो कृषि होती है वो जीवन निर्वाह कृषि होती है, पर बस जीवन यापन करने के लिए जो कृषि की जाती है, भारतीय किसान उस पर डिपेंड होता है। अगर मैं बात करूँ यूरोपियन किसान और अमेरिकन किसान की, जब हम बात करते हैं, वो लॉन्ग टर्म प्लान लेके चलते हैं, मुझे इस वर्ष ये करना है, इस वर्ष ये करना है, मुझे इस मेरी एग्रीकल्चर को ऐसे डेवलप करना है। लेकिन भारतीय जो किसान होते हैं बस एक एक ईयर का, 6 मंथ का एक प्लान लेके चलते हैं। तो ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। निर्वाह कृषि, ठीक है ना। सबसिस्टेंस जो कि एग्रीकल्चर होती है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जीवन निर्वाह कृषि होती है, ये हमारे इंडियन किसान सबसे ज़्यादा यही कृषि किया करते हैं, इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है। आओ, कमर्शियल खेती आप जानते ही हैं, पैसे कमाने, ये भी पैसे कमाने के लिए की जाती है, लेकिन इसको हम ज़्यादातर कमर्शियल फैक्ट्रीज में यूज़ करते हैं। वृक्षारोपण क्या होता है? प्लांटेशन। तो एक ही टाइप के जो कृषि की जाती है बच्चों, क्या की जाती है? एक ही टाइप के जो पौधे लगाए जाते हैं वो प्लांटेशन खेती होती है। वृक्षारोपण में क्या होता है? एक ही टाइप के पौधे बो रहे होते हैं। वृक्षारोपण में क्या होता है? एक ही टाइप की कृषि की जा रही होती है, एक ही टाइप की कृषि की जा रही होती है, एक ही प्रकार के पेड़ पौधे उगाए जा रहे होते हैं, ठीक है। आओ आगे चलते हैं। डी, निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं होता लेकिन श्वास प्रश्वास होता है? मतलब जो व्यक्ति, जिस एक ऐसा कौन सा व्यक्ति नहीं, यहाँ पे अलग चीज़ें पूछी गई है। यहाँ किसी जानवर के कीट पक्षी या जीवाणु या विषाणु के बारे में पूछा गया है हमसे कि निम्नलिखित में किसमें रक्त नहीं होता लेकिन श्वास प्रश्वास होती है। यानी कि श्वास तो ले रहा होता लेकिन रक्त नहीं होता। श्वास तो होती है, श्वास होती है, लेकिन क्या नहीं होता बच्चों? ब्रीथ तो ये कर रहा होता है, ब्रीथ तो ये कर रहा होता है, लेकिन इसमें क्या नहीं होता? ब्लड नहीं होता, रक्त नहीं होता। क्या नहीं होता? ब्लड नहीं होता। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिए। अब कौन है वो? हाइड्रा है। हाइड्रा कैसा होता है? एक कोशिकीय है। हाइड्रा क्या होता है बच्चों? एक कोशिकीय जीव होता है। हाइड्रा एक कोशिकीय जीव होता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या कर देंगे हम लोग? हाइड्रा कर देंगे। निम्नलिखित में से एक जोड़ा सुमेलित नहीं है। हमसे ये पूछा गया है कि
B12 की कमी को ये पैलेग्रा, वेरी वेरी, संगादित, अरक्तता, स्कर, ये रोगों के नाम दे रखे हैं। हमको ये बताना है कि B12 से क्या एक्चुअल में पैलेग्रा रोग ही होता है और कोई सा रोग होता है, ये हमसे पूछ रहा है। विटामिन B1 जो होता है उससे वेरी वेरी रोग ही होता है और कोई सा रोग होता है, ऐसे करके हमसे चीज़ें ये बच्चों पूछ रहा है, तो हमें आंसर बड़ी सावधानी से देना है। ठीक है, आओ B2 से पैलेग्रा नहीं होता है, ये B3 से होता है बच्चों। किससे होता है? B3 की डिफिशियंसी तो होता है। विटामिन B1 से वेरी वेरी होता है, बिल्कुल सही बात है। विटामिन B12 से संगादित, अवरक्तता, अरक्तता होती जाती है, सही बात है। विटामिन C से स्कर्वी रोग होता है, बिल्कुल करेक्ट। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे गलत आंसर क्या दे रखा है? A दे रखा है। विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? देखो सेम विटामिन से 2 क्वेश्चंस आए हैं और दोनों B2 से पूछे गए। अब B2 से अभी तो हमने देखा कि पैलेग्रा बीमारी तो नहीं होती है भैया, पैलेग्रा बीमारी तो नहीं होती है। तो अब ये बताओ कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो इसका साइंटिफिक नेम है राइबोफ्लोविन। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है बच्चों? राइबोफ्लोविन नाम होता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, विटामिन से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? घुलनशील विटामिन कौन सी है? अब दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जल में घुलनशील कौन सी है? जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? ये भी हमसे पूछ लिया जाता है। तो ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, दोनों आपको आंसर बताने हैं। ठीक है, अगर विटामिन के आप साइंटिफिक नाम बता देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। विटामिन के साइंटिफिक नाम, कौन सी बीमारियाँ होती हैं। 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो बीमारियों से रिलेटेड पूछे जाते हैं, बीमारियों से। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है डिजीज से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, इसके अलावा इनके साइंटिफिक नेम भी पूछिए। डिजीज से क्वेश्चन तो आते ही हैं और दूसरा किनसे? साइंटिफिक नेम भी इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखने वाली बात है। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित मंत्रालयों में से किस एक अंतर्गत जनगणना संगठन 1961 में स्थायी तौर पर कार्य करता आ रहा है? हमसे ये पूछा जा रहा है कि सेंसस जो करवाता है वो कौन सा डिपार्टमेंट करवा रहा होता है। ये मैंने कम से कम आपको इस सेशन के अंदर, इस सेशन से पिछले वाले जो प्रीवियस सेशन हुए, क्लासेज हुई, इसमें बहुत बार मैं बता चुका हूँ। सेंसस जो कराई जाती है वो होम मिनिस्ट्री के द्वारा कराई जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? गृह मंत्रालय, होम अफेयर्स। गृह मंत्रालय के द्वारा क्या कराया जाता है बच्चों? सेंसस यानी कि जनगणना कराई जाती है। जनगणना का जो कार्यक्रम कराया जाता है वो होम मिनिस्ट्री के द्वारा कराया जाता है। सेंसस जो होता है किसके द्वारा होता है? होम मिनिस्ट्री के द्वारा होता है। होम मिनिस्ट्री के द्वारा क्या करवाया जाता है? तो होम मिनिस्ट्री के द्वारा क्या किया जाता है बच्चों? होम मिनिस्ट्री के द्वारा कराया जाता है, जनगणना कराई जाती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। अब जनगणना कब प्रारंभ होती है भारत देश में? तो भारत देश में पहली बार जो जनगणना होती है वो 1872 में होती है। आपसे पूछा जाएगा कि डिजिटल जनगणना पहली बार कब होती है? तो 1881 में होती है। इस टाइम पर कौन थे? लॉर्ड मेयो थे। इस टाइम पर कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। और पहले रजिस्ट्रार कौन थे? तो रजिस्ट्रार में बता दूं WC प्लाउडेन थे। पहले जो रजिस्ट्रार थे बच्चों कौन से थे? WC प्लाउडेन। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखें, WC प्लाउडेन होते हैं। उसके बाद इंडिया में कंटिन्यू जनगणना होती आई है। स्वतंत्रता के बाद पहली बार 1951 में भारत में जनगणना होती है और 2011 तक कंटिन्यू जनगणना होती है भारत देश में। लेकिन 2021 में जो जनगणना नहीं हुई थी, कारण गवर्नमेंट ने क्या दिया था? कोरोना पैंडेमिक। रीजन क्या दिया था? कोरोना पैंडेमिक के कारण भारत देश में जनगणना नहीं होती है। तो ये बात भी हमें याद रखनी है। भारत में जनगणना कब नहीं हुई थी? 2021 में नहीं हुई थी। किन कारणों से नहीं हुई थी? कोरोना पैंडेमिक के कारण नहीं हुई थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। घटिया वस्तुओं की मांग कब गिर जाती है? जैसे घटिया वस्तु हम कब खरीदते हैं? जब हमारे पास पैसों की कमी होती है। जैसे इनकम बढ़ती है घटिया वस्तुओं खरीदना बंद कर देते हैं। सीधा सिंपल सा आंसर है। देखो आओ, घटिया वस्तुओं कब खरीदना की मांग कब गिरती है? जब प्राइस इसका कम हो जाए। जैसे कि आप इनकम है आपकी 1 लाख रुपए, ठीक है, और एक व्यक्ति की है 10,000 रुपये। अब दोनों में अंतर समझने का प्रयास कीजिएगा। 1 लाख रुपए वाला व्यक्ति अच्छी क्वालिटी की चीजें खरीदेगा, क्वालिटी गुणवत्ता की चीजें खरीदेगा, और जिसकी इनकम 10,000 है वो उसकी घटिया चीज़ तो, लेकिन गुणवत्ता में कमी आ जाएगी। जो वस्तुओं खरीदेगा, घटिया चीज़ तो नहीं कहेंगे हम इस चीज़ को, लेकिन लैंग्वेज में हमें बोलना होता है। घटिया खरीदेगा और गुणवत्ता क्या होगी इनकी बच्चों? कम होगी। घटिया से मतलब होता है गुणवत्ता में कमी। घटिया से मतलब क्या होता है? गुणवत्ता में कमी। तो घटिया वस्तुओं से मतलब क्या होता है? गुणवत्ता में कमी। इसकी जो क्वालिटी होगी वो काफ़ी डाउन में होगी, गुणवत्ता में कमी। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, आओ। तो इसमें आय बढ़ती है तो ये गिरती है।
ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। कितने राज्यों के साथ मध्य प्रदेश की सीमा जुड़ी हुई है? तो मध्य प्रदेश जो है, जिसकी राजधानी भोपाल है, वो 5 राज्यों से सीमा लगाता है बच्चों। एमपी 5 राज्यों से सीमा लगाता है। बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है, हमारा राजस्थान भी उस राज्य पड़ोसियों के राज्यों में आता है। चलो देखते हैं किन किन राज्यों से सीमा लगाता है। ठीक है, आइए, राजस्थान है, यूपी है, राजस्थान है, यूपी है, महाराष्ट्र है, और एमपी से अलग हुआ राज्य कौन सा था? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के बाद कौन सा लगाता है? गुजरात। गुजरात और छत्तीसगढ़। तो ये 5 राज्य एमपी से क्या करते हैं? सीमा साझा करते हैं। राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़। अब आपको मैं बता दूं, एमपी में सर्वाधिक ट्राइबल लोग निवास करते हैं। 21% है पॉपुलेशन का। एमपी में क्या करते हैं बच्चों? 21% ट्राइबल पर्सन्स लोग निवास करते हैं। ये टोटल पॉपुलेशन ऑफ एमपी, टोटल पॉपुलेशन ऑफ एमपी, ये बात भी आपको यहाँ से याद रखनी है। 21%। सबसे ज़्यादा जो जनजाति निवास जो करती है, कहाँ पे करती है? एमपी में करती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्या निवास करती है बच्चों? जनजातीय क्षेत्र या जनजातीय लोग निवास करते हैं। जिसमें कौन सी ट्राइब आती है? भील ट्राइब आती है, गोंड आती है, ठीक है, मेनली आती है। ठीक है, ये बात भी आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय स्थानांतरित का अधिकार किसके पास होता है? हमें हाई कोर्ट के जो लोग हैं, हाई कोर्ट की हैं, न्यायाधीश जो है, उनका चेंज बदलाव करना है हाई कोर्ट में, तो किसके पास ये अधिकार होता है? तो ये राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के पास ये राइट होता है। और किस आर्टिकल में होता है? तो आर्टिकल भी मैं आपको याद करवा देता हूँ। 222 आर्टिकल में राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है कि वो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उन्हें उनका हस्तांतरण या ट्रांसफर कर सकता है। निम्नलिखित में से सबसे तेज प्रक्रिया होती है, रेडिएशन में होती है बच्चों। सबसे तेज प्रक्रिया जो काम होता है वो विकिरण यानी कि रेडिएशन के अंदर होता है। ठीक है जी। आओ, केडमियम प्रदूषण किससे संबंध रखता है? केडमियम जो प्रदूषण करता है, ये क्या, देखो आप लोग अभी आज के टाइम पे प्रदूषण बहुत फैल रहा है। जैसे हानिकारक पदार्थ निकल रहे हैं, धूल, मिट्टी, मार्केट में बहुत ज़्यादा, वातावरण में बहुत सारे उग रहे होते हैं, उनकी वजह क्या फैल रहे होते हैं, उनकी वजह से क्या होता है, वो हमारे नाक के माध्यम से अंदर जाते हैं। और इससे क्या होता है? किडनी डैमेजेस होना, इटाई रोग होना, तो मेनली लीवर डैमेज होना। तो ये कैडमियम की बहुलता के कारण होता है, जिसमें क्या हो जाता है कि जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, प्रदूषण से भरे जो क्षेत्र हैं, वहाँ से जब गुजरते हैं तो हमारे नाक के माध्यम से अंदर चले जाते हैं, जिससे कि कैडमियम की क्या हो जाती है? मात्रा बढ़ जाती है। ये बहुत ही हानिकारक पदार्थ होता है। इससे कौन सा रोग हो जाता है? इटाई। राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व दिलवाने वाला कर कौन सा है? तो राज्य सरकार को सबसे अधिक जो राज्य कर जो राजस्व दिलवाता है वो कौन सा दिलवाता है? नगर निगम दिलवाता है। कौन दिलवाता है बच्चों? नगर निगम दिलवाता है। अरे नगर निगम नहीं है, सॉरी, कॉर्पोरेशन टैक्स, नगर निगम नहीं, निगम कर। ठीक है ना, ये बात यहाँ से ध्यान रखिएगा। दीपिका कुमारी इज एसोसिएटेड विद गेम। दीपिका कुमारी किस गेम से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है तीरंदाजी से। किससे संबंधित है बच्चों? तीरंदाजी से ये संबंधित है। ठीक है, आप ध्यान रखना। गोल्फ से कौन है? वुड जो हैं, इनसे टेनिस से रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, राफेल नाडाल, ये सारे व्यक्तियों का आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। हॉकी से कौन कौन से? मेजर ध्यानचंद का नाम तो आपने सुना ही होगा। ठीक है, हाल ही के एक व्यक्ति का नाम जरूर रखना है, हमारे देश के जो गोलकीपर हैं, जिनको ओलंपिक सेरेमनी, एंडिंग सेरेमनी में क्या किया गया था? उन्हें फ्लैग दिया गया था, श्रीजेश साहब को। श्रीजेश गोलकीपर हैं, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है हॉकी से। 2-3 प्लेयर मेजर हैं। निम्नलिखित में से किस मिट्टी का रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण लाल होता है? लैटेराइट और लाल मिट्टी का। तो हम यहाँ पर आंसर करेंगे लैटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी का होता है बच्चों? लैटेराइट मिट्टी का ये होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न का मिलान कीजिए। भील जो जनजाति है वो कहाँ मिलती है? मालवा वाले प्रदेश में मिलती है। कहाँ पे मिलती है बच्चों? मालवा में मिलती है। ठीक है, थारू कहाँ पे मिलती है? तराई क्षेत्र में मिलती है, यानी थारू ये है हिमाचल उधर वाले क्षेत्र, उत्तराखंड वाले में मिलती है। गोंड कहाँ पे मिलती है भैया? बस्तर में मिलती है। टोड़ा कहाँ मिलती है? नीलगिरी में। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा।
ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी अरब सागर से जा मिलती है? हमसे ये पूछा गया है कि कौन सी जो नदी है जो अरब सागर में गिर जाती है, वो है नर्मदा नदी। कौन सी बच्चों? नर्मदा। नर्मदा जो निकलती है मध्य प्रदेश के अमरकंटक विंध्याचल से निकलती है, अमरकंटक और विंध्याचल से ये निकलती है, अमरकंटक एंड विंध्याचल, वहाँ से होती हुई विंध्याचल यानी कि मध्य प्रदेश एमपी से, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से किसका अपने समकालीन मुगल बादशाह के साथ मिलान गलत है? ठीक है, राणा सांगा बाबर, बिल्कुल सही है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान अकबर, अरे तब तक मुगल ही नहीं आए थे भैया, तो ये गलत हो गया। पृथ्वीराज, अगर यहाँ महाराणा प्रताप होता तो समझ में भी आता, महाराणा प्रताप होते तो समझ में भी आता, ठीक है ना। पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान इनके पैरेलल नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। अकबर से रिलेटेड मैं पहले बहुत सारे फैक्ट आपको करा चुका हूँ। नेक्स्ट चलते हैं, किसे भारतीय विस्मार्क के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसे भारतीय विस्मार्क के रूप में जाना जाता है? तो वो कौन है बच्चों? वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। गहरे समुद्री गोताखोरों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन के तनुकरण के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो वो हीलियम का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? तनुकरण के लिए, डायलेट करने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है बच्चों? हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखनी है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये अगेन की प्याज में खाद्य भाग है। प्याज में किसको खाया जाता है? पत्तों को खाया जाता है, लीफ को खाया जाता है। किसको खाया जाता है? लीफ को खाया जाता है। क्लोरोफिल में उपस्थित है, क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम उपस्थित होता है बच्चों। क्लोरोफिल जो होता है उसमें क्या उपस्थित होता है? मैग्नीशियम होता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। निम्न में से कौन सा युग फसलों में वृक्षारोपण कृषि से संबंधित है? वृक्षारोपण मतलब एक जैसी मतलब वृक्षारोपण है प्लांटेशन। मैंने अभी अभी बात की थी कि एक जैसे पेड़ पौधे ही लगा दिए जाते हैं। कि जैसे सपोज करो ये मेरा खेत है तो उसमें एक तरह के वृक्षारोपण होगा। सपोज करो चाय है तो चाय की खेती होगी, रबर है तो रबर की खेती होगी। तो ऐसे करके प्लांटेशन में सेम खेती की जाती है। किसकी खेती की जाती है? सेम की। तो कौन कौन सी फसलें होती हैं? चावल, कॉफ़ी और रबर होते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, चावल, कॉफ़ी और रबर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 में की गई थी। ये ग्रामीण शहरी लोगों को रोजगार देना था। मतलब यहाँ पे तो शहरी की बात कर रहा, तो शहरी और ग्रामीण दोनों को देना था, लेकिन यहाँ पे शहरी यूज किया गया, तो हम शहर के बारे में देखेंगे। तो शहरी जो लोग थे उनको क्या देना था? रोजगार देने प्रारंभ किया था। शहरी लोगों को रोजगार देना, ये बात ध्यान रखिएगा। पी, ठीक है ना। आओ नेक्स्ट चलते हैं। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बन गया था 1 अप्रैल 2010 से बन गया था। कि शिक्षा का जो अधिकार है मौलिक अधिकार बन गया था, वो 1 अप्रैल 2010 से बन गया था। और मौलिक अधिकार जो लिए गए हैं, हमने जो अडॉप्ट किए हैं, वो अमेरिका से अडॉप्ट किए हैं, यूएसए से। किससे अडॉप्ट किए हैं हमने? यूएसए यानी कि अमेरिका से अडॉप्ट किए हैं। और 1 अप्रैल 2010 को ये घटना घटित हो जाती है हमारे देश के अंदर। चलो आगे चलते हैं। कभी पूछ लिया जाए तो एक और पार्ट किस में आते हैं? 3rd में आते हैं। किस आर्टिकल से लेके 12 आर्टिकल से लेके 35 तक होते हैं। और किस में आते हैं बच्चों? पार्ट 3rd में ये आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पिक्चर शब्द किससे संबंधित है? पिक्चर ये संबंधित, ये पूछा गया, जैसे शब्दावली थोड़ा सा चेंज हो गया है शब्दों को लेकर, तो हमसे पूछा गया है कि ये किससे संबंधित है। जैसे मैं क्रिकेट की बात करूँ, कैच, क्लीन बोल्ड एंड थाई पैड, ये जो विकेट्स, बैट, बॉल, ऐसे करके कोई इंस्ट्रूमेंट या किसी चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है कि किस गेम से संबंधित है, तो उन गेम की नॉलेज लेना भी जरूरी है। हमसे पूछा गया पिक्चर, तो पिक्चर जो संबंधित होता है वो बेसबॉल से संबंधित होता है। पिक्चर जो वर्ड है वो किससे संबंधित होता है? वो बेसबॉल से संबंधित होता है। ठीक है, आओ। इंदिरा गांधी नहर के लिए जलाशय किस नदी पर बनाया गया है? तो ये हमसे पूछा गया है कि इंदिरा गांधी नहर के लिए जलाशय किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है सतलज नदी पर। किस पे बनाया गया है बच्चों? सतलज नदी पर ये बनाया गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश का ऋतुरेखीय या रेक्टिलाइनर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, या रेफ्लिगेशन, या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या रिफ्रैक्शंस। ठीक है, तो इसका जो दे गया है ये है भैया अपवर्तन। ठीक है ना, परावर्तन में नहीं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं। ये इसका आंसर जो होगा
अपवर्तन हो जाएगा। बिहार में महात्मा गांधी सेतु के अपस्ट्रीम कैरिजवे का उद्घाटन किसने किया है? तो ये हाल ही में नहीं, काफ़ी टाइम हो चुका है इस चीज़ घटना को घटित हुए, तो ये नितिन गडकरी ने किया है। ठीक है, बिहार। ठीक है, बिहार को लेके अभी एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि एक लेडी ने कमेंट किया है कि बिहार में मेरी पोस्टिंग सेंट्रल जो केंद्रीय विद्यालय में एक महिला है, पढ़ाती हैं। ठीक है, तो उनका जो ट्रांसफ़र हो जाता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है बिहार में। तो बिहार के बारे में बहुत ही बंदा बोलने लग जाती है। तो मैं उन सभी को बता दूं बिहार एक्चुअली में है क्या। तो बिहार के बारे में सुनो। बिहार एक ऐसी जगह है जहाँ पर विश्व के प्राचीनतम धर्मों का जन्म होता है, जिसमें पहले धर्म का नाम आता है जैनिज्म, फिर होता है बौद्धिज्म। भारत का सबसे प्राचीन मंदिर मुंडेश्वरी मंदिर है। केसरिया स्तूप है। विश्व का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में। भारत का सबसे पुराना डायनेस्टी मगध एम्पायर, सबसे पुराना साम्राज्य मगध एम्पायर वो बिहार में है। तो बिहार को अपन हल्के में नहीं ले सकते भैया। बिहार एक बहुत बड़ी डायनेस्टी लिए घूम रहा है, लेकिन अभी कारण कुछ सिचुएशन ऐसी है कि जिसके कारण हम उसे अंडर एस्टिमेट करते हैं। कमज़ोर नहीं है, हम लोग मीजर करते हैं उसको। हमारे 28 राज्य और 28 राज्य सब अपने आप में विविधताओं से भरे हुए हैं। हम किसी भी राज्य के लोगों को, किसी राज्य के प्राणियों को हम हल्के में नहीं ले सकते भैया। ऐसे नहीं बोल सकते वो गलत लोग हैं या वहाँ के लोग ऐसे हैं। वो हमारे भारत देश का ही हिस्सा है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2024 जीती है? तो वो जीती है लुईस हैमिल्टन ने। किसने जीती है बच्चों? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। विश्व स्तनपाई सप्ताह, स्तनपान सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 1 से 7 अगस्त के बीच मनाया जाता है। 1 से 7 अगस्त के बीच ये मनाया जाता है। किस भारतीय खिलाड़ी ने 2024 में ब्रिटिश जूनियर ओपन अंडर 17 बालिका एकल खिताब जीता है? तो ये अनाहत है, जोशना चिनप्पा है। ये अनाहत सिंह ने जीता है बच्चों। किसने जीता है? अनाहत सिंह ने जीता है। किस खिलाड़ी को 2024 के लिए आईसीसी महिला T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर नामित किया गया है? वो हैं अमेलिया कैर। और अमेलिया कैर जो रहने वाली हैं वो हैं न्यूजीलैंड की ये प्लेयर हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रख लेना कि भैया न्यूजीलैंड की, ये पूछा जा सकता है आपसे। खो खो विश्व कप का पहला संस्करण 13 जनवरी 2025 को नई दिल्ली को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू हुआ है। खो खो विश्व कप 2025 में भारतीय पुरुष टीम का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो भारतीय खो खो टीम के जो कैप्टन है प्रतीक वायकर हैं। कौन है? प्रतीक वायकर। मिडिल क्लास इंडिया ड्राइविंग चेंज इन द 21 सेंचुरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? वो लिखी है मनीष पांडे ने। किसने लिखी है भैया? मनीष पांडे ने ये बुक लिखी है। जनवरी 2025 में सिंगापुर द्वारा मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया रतन टाटा को, नारायण मूर्ति, सुंदर पिच्चई को या तरुण दास को? तो ये किया गया तरुण दास को। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखनी है। अब पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंधक निदेशक MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो नियुक्त किया गया है अशोक चंद्रा को नियुक्त किया गया है हाल ही में बच्चों। ये बात आप लोग ध्यान रखना। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। थैंक यू, धन्यवाद।